और कितनी बार पेपर देना पड़ेगा? इतनी बार पेपर दे दिया, अभी तक भी मेरा पेपर क्लियर ही नहीं हो रहा। हमेशा पेपर देने चली जाती हूँ, पेपर क्लियर हो जाता है, कैटेगरी 2 क्वालिफाई हो जाता है, कहीं ना कहीं कैटेगरी 3 फिर रह जाता है, या फिर कैटेगरी 1 क्वालिफाई होता है और कैटेगरी 2 या 3 क्वालिफाई आपका होता ही नहीं है। क्या ये सभी सवाल आपके दिमाग में आ रहे हैं? क्या आपके साथ भी ये सारी चीजें हो रही हैं? सो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। सो फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम अगर आप मुझे देख रहे हैं, तो मैं हूं प्रियांशु शर्मा, आपकी पीडी और होम साइंस मेंटोर। आपको पेपर 1 में पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंट कवर कराती हूँ, एंड पेपर 2 में मैं होम साइंस कवर कराती हूँ। जो आपका पीडी का सेशन होता है वो होता है सैटरडे संडे को, सुबह आपका रहता है 9 बजे। एंड जो आपको होम साइंस का सेशन होता है वो होता है मंडे टू फ्राइडे शाम में 7:30 बजे। तो आप रेगुलर बेसिस पे थ्रू आउट द वीक भाई मेरे साथ जुड़ सकते हैं। सो ये सभी सवाल आप लोगों के मन में कहीं आ रहे होंगे, इसी वजह से आप किसी ना किसी मौके पे आप इस वीडियो तक मेरे साथ जरूर पहुंचे होंगे कि यार कितनी बार और एग्जाम देना है। मतलब इतनी बार एग्जाम देके इंसान फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है, क्योंकि आपको पता है कि सीट्स तो लिमिटेड है भाई जेआरएफ की, बट हम इतना अपनी साइड से हम ट्राई कर रहे हैं कि हमारे का क्या वो लेक्स पॉइंट है जिसकी वजह से फिर से हम इसी इसी लूप में हम क्या है घूमे जा रहे हैं घूमे जा रहे हैं, और आगे हम क्या करें भाई? ठीक है, कितनी बार हम ये चीज अपना, कितनी बार हम ये एग्जाम देंगे? सो आज हम इस चीज पे अपना डिस्कशन रखने वाले हैं। सो अगर आप दिसंबर अटेम्प्ट को टारगेट कर रहे हैं, तो आपके लिए प्रीमियम यूजीसी एंड पीएचडी गाइडेंस प्रोग्राम आ चुका है, जहां पे आपको करियर फेयर, कार्निवल प्रपोजल, आपको कैसे बनाना है पीएचडी के डायरेक्शन, आप अप्रोच कैसे कर सकते हैं, टीचिंग इंटर्नशिप विद हैंडसम स्टाइपेंड आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा। अगर आप सिर्फ पेपर 2 का बैच लेते हैं, तो भाई पेपर 1 बिल्कुल कॉम्प्लीमेंट्री आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा, लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस, कॉम्प्लीमेंट्री टेस्ट सीरीज आपको मिल जाएगी, पीवाईक्यू मिल जाएंगे भाई डिटेल में सॉल्यूशंस के साथ, आपको प्रपोजल कैसे बनाना है उसके प्रति आपको डायरेक्शन, और उसके प्रति आपको काउंसलिंग, सारी चीज आपको बहुत बढ़िया तरीके से मिलने वाली हैं। सो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और आप, दिस इज द बेस्ट टाइम जब आप जोड़ सकते हैं, क्योंकि अभी आप यूज कर सकते हैं कोड DEC20, जहां पे आपको मिल जाएगा 20% का डिस्काउंट। सो दिस इज वेरी आपका इंपॉर्टेंट एंड क्रूशियल टाइम कि आप बहुत जल्दी से यहाँ पे मैक्सिमम बेनिफिट यहाँ पे पा सकते हैं और जल्दी से हमारे साथ जुड़ सकते हैं, क्योंकि लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए ऑफर चल रहा है, उसके बाद फिर ऑफर खत्म हो जाएगा। फिर वही इसी लूप में आप फिर अगेन 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 आप इसमें ही उलझे रह जाएंगे। तो दिस इज द बेस्ट टाइम कि आप एक स्ट्रक्चर्ड वे से तैयारी करने के लिए अब आप सोच लो कि आप कैसे करने वाले हो। सो दिस इज द टाइम जब यू हैव टू बी वेरी वेरी क्रिटिकली एनालिटिकली आपको सोचना पड़ेगा, और अपने एक आपको पॉइंट पे आना पड़ेगा कि हाँ भाई मैं ऐसा तैयारी अपना करना चाहता हूँ, या मैं ऐसी तैयारी अपनी करनी चाहती हूँ। तो ये डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट है जहाँ पे हम लोग आपको ऑफर करते हैं, और आप जेआरएफ की तैयारी आप हमारे साथ कर सकते हैं, और ये आपके सपोर्ट के नंबर है जहाँ पे आप कॉल कर सकते हैं। यहाँ पे होम साइंस में आपको कवर कराती हूँ। नेक्स्ट हम बात करते हुए चलते हैं, तो एक बहुत प्यारा सा कोट जो मेरे को लगा मैं आपके लिए सबसे पहले आज क्लास में उसी चीज से स्टार्ट करूँ, क्योंकि मुझे पता है यार इस टाइम पे बहुत ज्यादा डिमोटिवेटेड भी हो गए। यार कितनी बार एग्जाम दे चुके हो, आई कैन ऑल्सो फील दैट पेन कि वो कैसा आपको फील होता है। सो कोट कहता है कि ठोकरे खा कर भी ना गिरा जो, वही इंसान इतिहास बनाता है। हर बार हार कर भी जो ना के, एक दिन वही जीत का ताज पाता है। सो ये बहुत अच्छी चीज होती है कि कई बार हमें लगता है कि यार मैंने ना 3 अटेम्प्ट दे लिए पर नहीं हो रहा है, मैंने यार 4 अटेम्प्ट दे लिए पर नहीं हो रहा है, मतलब अभी भी शायद 2 नंबर से रह गया, अभी भी वो इतनी सी दूरी होती है ना वो हम पार नहीं कर पाते हैं। आई कैन ऑल्सो अंडरस्टैंड, कहीं ना कहीं आप इस चीज को फील कर पा रहे होगे, क्योंकि ये मैंने अपने अटेम्प्ट में भी अपने बहुत ज्यादा, जब मैंने पहले अपना अटेम्प्ट दिया था तो मैंने ये चीज उसमें भी फील करी थी, यार कितनी बार मैं अटेम्प्ट देती रहूं, कितनी बार कि वो जेआरएफ वाला वो सफर ही नहीं पूरा हो पा रहा है, कभी 2 नंबर, कभी आपका 4 नंबर, इन नंबरों से मेरा बहुत ज्यादा रह जा रहा था। तो एक चीज मैं आपको यहाँ पे बोलूंगी कि यार देखो हमारे ना लाइफ में एक टाइम ऐसा लिखा होता है जब जो चीज होनी होती है ना वो हो जाती है। थिंग्स हैपन एट दैट टाइम, जब वो लिखी होती है वो, चाहे आप कुछ भी कर लो। मतलब एक एक कोट भी होता है कि किस्मत से ज्यादा किस्मत से कम किसी को नहीं मिलता है। सिमिलरली जब एक एक टाइम पीरियड आपकी लाइफ में वो जरूर जरूर लिखा होगा, जब आपका जरूर से क्लियर हो जाएगा, क्या पता वो आपका दिसंबर वाले अटेम्प्ट लिखा हो, क्या पता कि आपका वो दिसंबर वाले अटेम्प्ट में जब आप अब पेपर दोगे वो आपका क्वालिफाई हो जाए। तो देर आर द हाईली चांसेस कि आपको एकदम से डीमोटिवेट नहीं हो जाना है कि भाई अब तो मैं, कई बार ना सबसे पहले हमारे मन में जो पहला ये आता है ना थॉट, दैट हमारे मन में यही आता है कि यार मैं इस पेपर के लिए बनी भी हूँ, ये मेरे से क्वालिफाई हो भी पाएगा। सबसे पहला जो चीज होता है ना वो यही चीज आता है, हम ना अपने आप को सेल्फ डाउट करने लग जाते हैं। एंड बहुत सारे बच्चे यहाँ पे ऐसे होंगे जो खुद को भी सेल्फ डाउट कर रहे होंगे।
बहुत सारे बच्चे जिनका कैटेगरी टू क्वालिफाई होगा ना, वो आप उन बच्चों से पूछो जिनका कैटेगरी वन क्वालिफाई हुआ है, और जो जिन बच्चों को कैटेगरी वन क्वालिफाई हुआ है वो उन बच्चों से पूछो जिनका कुछ भी क्वालिफाई नहीं हुआ है। आपको अंतर पता लग जाएगा कि यस, एटलीस्ट यू अचीव समथिंग इन योर लाइफ। आपको एटलीस्ट रिजल्ट में आपको कुछ तो मिला है। सो जस्ट जो आपको कुछ मिला है ना, उससे आपको बहुत बनाना है। जब आपको कुछ चीजें मिलती है ना, तो ये आपकी कला होती है कि आप अपने सफर तक उसको कैसे आप अचीव कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका जेआरएफ क्वालिफाई नहीं है या फिर आपका कैटेगरी वन या कैटेगरी टू क्वालिफाई है, सिर्फ आपके दोनों इन दोनों में से आपका क्वालिफाई हुआ है, कुछ कैटेगरी वन या कैटेगरी टू आपका क्वालिफाई हुआ है, असिस्टेंट प्रोफेसर एंड पीएचडी ओनली आपका क्वालिफाई हुआ है, आपको पता है आप आराम से अभी भी पीएच, क्योंकि दिस इज द बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यार, आप इसके बेसिस पे पीएचडी पे अप्लाई करने का ट्राई करो, अपना प्रपोजल फटाक से बनाओ, ठीक है। अपना प्रपोजल बना के आप अप्रोच करना स्टार्ट करो प्रोफेसर्स को। जब आप प्रोफेसर्स को अप्रोच करोगे तो वहां पे दे विल रिस्पॉन्ड यू बैक, लिटरली दे विल डेफिनेटली रिस्पॉन्ड यू बैक कि आर दे इंटरेस्टेड इन योर वर्क और नॉट। तो जरूरी नहीं है कि जिन बच्चों का सिर्फ जीआरएफ होता है उन्हीं को ही लिया जाता है, ऐसा आपका होता है। मैं नहीं कहती कि नहीं होता है, बट ऐसा आपका 100% नहीं होता है। कुछ चीज आपकी अप्रोच की तरफ भी होती है। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो नॉन नेट स्कॉलरशिप अपनी लेते हैं, बिकॉज उनका जेआरएफ थोड़ी है, वो नॉन नेट के बेसिस पे अपनी स्कॉलरशिप लेते हैं और आगे वो अपना पीएचडी भी करते हैं। पहली तो ये चीज अपने दिमाग में ये चीज समझ लो कि जेआरएफ इज जस्ट अ स्कॉलरशिप, ठीक है। आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, फर्स्ट और सेकेंडरी कैटेगरी में आने के बाद आप उस चीज को तो क्वालिफाई कर चुके हो, सो जस्ट बी प्राउड ऑफ दैट, ठीक है। जिन बच्चों का कुछ भी क्वालिफाई नहीं हुआ है उनसे पूछो इसका वैल्यू क्या होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, एक खुद को एक अभी एकदम से डी हार्टेंड नहीं होना है, खुद को एक अपने कंधे को ना ऐसे ऐसे करना, टैप करना स्टार्ट करो कि ठीक है, एटलीस्ट यार फर्स्ट अटेम्प्ट था मेरा, सेकेंडरी टू आपका कैटेगरी टू क्वालिफाई हो गया है, चाहे कैटेगरी टू क्वालिफाई हुआ है, वन हुआ है, बट एटलीस्ट यू हैव टू ट्राई इट, कि आप इसके बेसिस पर पीएचडी में एनरोल होना स्टार्ट करो। प्लस आप दिसंबर अटेम्प्ट का अपना साथ साथ तैयारी करना स्टार्ट कर दो। पहले पीएचडी में एनरोल हो जाओगे। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं भाई जिनका ना जेआरएफ अगर क्वालिफाई भी हो जाता है, वो एकदम ही अपना इंटरव्यू नहीं क्रैक कर पाते हैं। देर आर द हाईली चांसेस, देखो सेंट्रल यूनिवर्सिटी में बहुत सारी चीजें आपको देखने के लिए मिलेंगी, ऑल्दो स्टेट यूनिवर्सिटीज में आपको देखने के लिए मिलता है। तो आपके जेआरएफ के बेसिस पे आपको नहीं लिया जाता, पहली चीज तो ये दिमाग से निकाल दो। ये चीज पे देखा जाता है कि आप कितने एलिजिबल हो, आप कितने इंटरेस्टेड हो, और आपके पीएचडी के टॉपिक में कितना दम है, ठीक है। वो अगर आपके अंदर वो हुनर है, क्योंकि कुछ बच्चे बॉर्न रिसर्चर होते हैं, वो बहुत अच्छा रिसर्च कर सकते हैं, उनके पास एकदम बढ़िया वाले आइडियाज होते हैं, इनोवेटिव आइडियाज होते हैं। अगर आपका सिर्फ कैटेगरी टू बी क्वालिफाई है तो भाई उसके बेसिस पे तैयारी अपनी आगे प्रोसीड आउट कर दो। और दिस इज द राइट टाइम अपना प्रपोजल बना के यूनिवर्सिटीज में अपने सुपरवाइजर्स को मेल करना स्टार्ट कर दो। जब आप मेल उनको करोगे तो डेफिनेटली अपने एक मैंने आपको पहले पिछले वीडियोस में बताया कि एक एप्रोप्रिएट फॉर्मेट में प्रपोजल के साथ बहुत सारे सुपरवाइजर जहाँ पे आप पीएचडी करना चाहते हो वहां पे उनको मेल करना स्टार्ट करो, दे विल डेफिनेटली रिप्लाई यू बैक। जब वो आपको रिप्लाई करेंगे उसके बाद आप चीजें आगे प्रोसीड आउट करते हुए चलना। आगे चल के आपके सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, स्टेट यूनिवर्सिटीज में भी आपके बहुत सारे आपके फॉर्म्स आते हैं, तो उनको फॉर्म्स को आपको जरूर से भरना है। एटलीस्ट वहां पे जाओ, इंटरव्यू देकर आओ। इंटरव्यू का आपको एक एक्सपीरियंस हो जाएगा कि आपका इंटरव्यू आखिर होता कैसा है, ठीक है, होता क्या है वहां पे, ठीक है। एटलीस्ट आपका वो कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है ना, वो आपका कॉन्फिडेंस बिल्टअप हो जाएगा। सो इट्स वेरी मैंडेट कि आप ये सारी चीजों को करते हुए चलिए। तो जब आप ये सारी चीजों को आगे प्रोसीड करेंगे, प्लस अपने दिसंबर अटेम्प्ट के लिए आप टारगेट जरूर से करते हुए चलिए। तो अभी मैं उन्हीं पॉइंट्स के ऊपर बात करने की कोशिश करूंगी, शायद इनमें से कोई कोई आपका लैक रहा हो, जिसकी वजह से शायद आपका जो एक सफर है वो आपका जेआरएफ की चाबी आपको शायद ना मिल पाई हो। क्योंकि कई बार हमको लगता है कि यार हमने अपना ना 100% एफर्ट दिया है, बट वो कहीं ना कहीं आपका 100% होता नहीं है। आपके अंदर उससे ज्यादा पोटेंशियल है कि आप उससे ज्यादा अपना एफर्ट वहां पे डाल सकते हैं। तो सबसे पहले जो कॉमन मिस्टेक्स यही होती है कि ना हमारे पास ना एक स्ट्रक्चर्ड गाइडेंस नहीं होता है। कई बार नहीं, हम ना गधा मजदूरी पे लग जाते हैं कि मेरे पास एक ही सिलेबस है और मैं सिलेबस पूरा A to Z पढ़ूंगी। देखो, ये चीज हमेशा याद रखना, जब मैं अपनी तैयारी कर रही थी तो मेरे एक बायोकेमिस्ट्री वाले सर थे, उन्होंने मेरे को एक चीज बहुत अच्छे से कही थी, देख बेटा, ये एग्जाम एक ऐसा एग्जाम है जिसमें तेरे को पूरा 100% आए ये जरूर नहीं है। तेरे को जो चीज तू यूनिट करके जा रही है ना वो तेरे को बहुत अच्छे से आनी चाहिए, ठीक है। ये चीज आपको भी समझनी पड़ेगी, दैट आपको क्वांटिटी नहीं पढ़नी है, आपको क्वालिटी पढ़नी है। गो फॉर द क्वालिटी, गुणात्मक आप पढ़ाई की तरफ जाइए, ना कि मात्रात्मक पढ़ाई की तरफ। स्टडी हार्ड करो,
और आप अपना स्मार्टली आप वर्क करते हुए चलो। बच्चे यही करते हैं कि स्मार्ट वर्क नहीं करते हैं, वो बस हार्ड हार्ड स्टडी पूरा पूरा दिन, बस वो होता है ना कि एकदम पूरा बिल्कुल एकदम गधे की तरह बिल्कुल अच्छे से मेहनत करते हुए जा रहे हैं, मेहनत करते हुए जा रहे हैं, बट उनके पास एक राइट डायरेक्शन नहीं है। सो दिस इज द फर्स्ट थिंग दैट आई वांट टू से, दैट हो सकता है कि कुछ बच्चे ऐसे हों जिनके पास एक अप्रोप्रिएट डायरेक्शन नहीं है। क्योंकि आपको पता है कि हर अटेम्प्ट में आपका कुछ ना कुछ नया पूछा जाता है। जैसे इस वाले अटेम्प्ट में आपका जो आपका एक अलग से आपका हटके रहा है, वो एक आपका इनडायरेक्ट आरसी है, एक आपका मैथ्स के डीआई वाला पोर्शन और एक आपका मूवीज वाला पोर्शन है। इससे पहले वो नहीं पूछी गई थी, तो आपको रिसेंट पैटर्न के हिसाब से अपनी चीजें पढ़ते हुए चलना है। तो अभी अभी अगर आप उसी पुराने पैटर्न पे स्टिक होके वही पुरानी चीजें पढ़े जा रहे हो घिसे जा रहे हो, तो भाई भूल जाओ। ठीक है, तो आपको रिसेंट पैटर्न के हिसाब से अपडेटेड चीज, अपडेटेड कंटेंट पढ़ना पड़ेगा। दूसरी चीज होती है, हम ना इंपॉर्टेंस भूल जाते हैं। भाई पेपर वन है कि कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस है, हम सिर्फ पेपर टू बहुत अच्छा कर लेते हैं कि यार वो तो मेरा अपना पेपर है, बट आपने पेपर वन पे कुछ किया ही नहीं है, पेपर वन बिल्कुल छोड़ दिया है। भैया जयराम जी की राम जी अपने आप करवा लेंगे, तो वो चीज ऐसे नहीं होगी भाई। आपको पेपर वन इज अ सेवियर, तो ये चीज समझते हुए चलो कि पेपर वन सेवियर है, वो आपका फाउंडेशन है। ठीक है, तो आप इस चीज को बिल्कुल नहीं भूल सकते हो। आप अच्छे से रिवीजन नहीं किए थे, हो सकता है फॉर एग्जाम्पल जैसे ना बहुत सारे बच्चे ना मास्टर्स के एंड में आके अपने मास्टर्स के पेपर के साथ अपना एग्जाम देते हैं। जैसे मेरी स्टूडेंट से एक बात हो रही थी, एंड शी सेड मैम मैंने ना एक्चुअली मेरे को देना चाहिए था अपना 100%, पर शायद मैंने वो अपना 100% नहीं दिया, इसी वजह से मेरा इस बार भी जीआरएफ नहीं क्वालिफाई हो गया। रीजन बीइंग क्योंकि मैं अपने मास्टर्स की तैयारी कर रही थी, मेरे मास्टर्स के एग्जाम थे, तो मैं वहां पे डिवोटेड थी, तो मैं बस लास्ट के सिर्फ 15 दिन पढ़कर गई थी। तो आप ये चीज देख रहे हो, तो मतलब एक प्रॉपर रिवीजन नहीं है, उसने बहुत अच्छे से चीजों को करा नहीं है। ठीक है, तो एटलीस्ट दिस इज नॉट एग्जाम, कोई हलवा नहीं है भाई चुटकी मारी और ऐसे हो जाएगा। आपको यहाँ पे अच्छे से करना पड़ेगा, 5 से 6 महीने का डेडिकेटेडली अगर आप प्रिपेयर करते हैं जब भी आपका क्वालिफाई हो सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हुए चलते हैं टाइम मैनेजमेंट नहीं होना। भैया बहुत सारे बच्चों को तैयारी तो बहुत अच्छी होती है, बट पेपर में ना उन्होंने कभी ना ऐसे प्रैक्टिस ही नहीं किया होता, तो उनको टाइम मैनेजमेंट ही नहीं आता। वो अगर मैथ्स का क्वेश्चन लेके बैठे हैं तो आधा आधा घंटा मैथ्स के क्वेश्चन पे लगाए जा रहे हैं, तो एक एक तैयारी नहीं है उनकी। तो टाइम मैनेजमेंट होना बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपके पास कितना टाइम है, आपको अपने आप को बाध्य होके आपको करना पड़ता है। जैसे जब भी मैं पढ़ाती हूँ तो मैं अपना टाइम स्ट्रैटेजी कैसे अपना शेयर करती हूँ, मैं पिछली वीडियोस में बहुत ज्यादा शेयर कर चुकी हूँ। जैसे कि मैं हमेशा डीआई होता है वो लास्ट के आधे घंटे के लिए छोड़ती हूँ, पर उससे पहले मेरे को ये होता है कि भाई अपना 2.5 आवर में पूरा का पूरा पेपर कंप्लीट कर लूं। क्योंकि डीआई करने के लिए आई वांट कि मैं थोड़ा सा रिलैक्सिंग माइंड के साथ कर पाऊँ। कई बार क्या हो जाता है, हम खुद को ना रिसोर्सेज से बहुत ज्यादा ओवरलोड कर ले, ये भी पढ़ लेते हैं ये भी पढ़ लेते हैं, आप 10 जगहों से आप रिसोर्सेज इकट्ठा कर करके खुद को ओवरलोड करे जा रहे हो। मैं कह रही हूँ भाई मेरी वीडियो नहीं देखनी मत देखो, पर जिस भी एजुकेटर को आप फॉलो करते हो, जिस भी एजुकेटर को फॉलो करते हो उसकी वीडियोस आपको देखनी जरूर है। क्योंकि जब आप एक एक एजुकेटर के साथ स्टिक हो जाते हो ना, तो उस पर भरोसा रखो, उसका हाथ पकड़ते हुए चलो कि वो आपको आगे आगे आपके अटेम्प्ट तक आपको पहुंचाएगा। बट आप ऐसी ऐसी 10 जगहों से आप चीजों को रेफर करोगे ना, तो इट विल जस्ट क्रिएट कंफ्यूजन, वो जस्ट कंफ्यूजन ही क्रिएट करता है, और आप ऐसे बस रिसोर्सेज को आप भागने भागने में इकट्ठा करने में ही आप रह जाते हो, आप एक्चुअली पढ़ना भूल जाते हो बीच में से, कि आप ना मास्टरी नहीं करते हो किसी चीज में, बस आप ये चाहते हो कि मैं सारी की सारी चीजें बहुत अच्छे से कर लो, सारी चीजें आप पढ़ना चाहते हो। देखो सारे पढ़ने से अच्छा है कि आप क्वालिटेटिव पढ़ लो। नेक्स्ट हम बात करते हुए चलते हैं कि हमारी ना कंसिस्टेंसी नहीं बन पाती, यार आज मन नहीं कर रहा है। जैसे भी बहुत सारे बच्चों का रिजल्ट आ गया है, अब ये इतने ज्यादा डिमोटिवेट हो जाएंगे कि ये सब छोड़ छाड़ के बैठ जाएंगे। यार जब मेरे साथ ऐसी होता है, जब मुझे बहुत ज्यादा काम होता है ना, लिटरली मैं अपने अगर उससे बताऊं, जब मेरे पास बहुत सारा काम होता है, जब मेरे को बहुत सारे अपने पेपर पढ़ने होते हैं पीएचडी से रिलेटेड, जब मेरे को बहुत सारे अपने पेपर पढ़ने होंगे आरवेल से रिलेटेड, इतना ज्यादा काम होता है तो मैं सब छोड़ देती हूँ। यार मुझे नहीं करना, यार बहुत ज्यादा काम हो रहा है, यार मैं फ्रस्ट्रेटेड हो रखी हूँ, मैं जाके सो जाती हूँ। मैं कह रही हूँ अभी जाके सो जाओ, चाहे एक आधा दिन ले लो, बट बैक टू द स्टडीज। ये गैप बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए। कई लोग क्या करते हैं, बहुत ज्यादा गैप ले लेते हैं, भाई नहीं करना नहीं करना, ठीक है बाद में देखेंगे, और लगा दिया जी 2 2 3 3 महीना बिना पढ़े ऐसे ही बैठे हुए हैं, मस्त अपने मजे काट रहे हैं। वो चीज नहीं करनी है भाई। कंसिस्टेंसी होनी बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी जस्ट अपने थोड़ा सा दिमाग को सेट करो, क्योंकि सारा का सारा दिमाग का खेल है। जिस दिन आपने अपने दिमाग को सेट कर लिया, आप अपने गोल्स को अचीव करना सीख जाओगे। तो कंसिस्टेंसी होना बहुत इंपॉर्टेंट है, अपना कंसिस्टेंट रहना है, अपना डिवाइड करो, टाइम टेबल बनाओ, और फिर से बैक टू द स्टडीज अब आ जाओ। ठीक है, क्या पता ये दिसंबर वाला अटेम्प्ट आपका आखिरी अटेम्प्ट हो। ठीक है,
अगर आप स्ट्रैटेजिक वे से चलते हो। नेक्स्ट हम बात करते हुए चलते हैं, कुछ लोग को कंसेप्चुअल क्लैरिटी नहीं होता, बस वो चीजें यार एक काम करते हैं, पीवाईक्यू रट के चला जाता हूँ। कुछ बच्चों का लिटरली ये स्ट्रैटेजी रहता है। आप एक बात बताओ सर, पीवाईक्यू आपके हमेशा पीवाईक्यू ऐसे उठ के आ जाते हैं? कॉन्सेप्ट तो बना ही नहीं आपका। सो कंसेप्चुअल क्लैरिटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। कुछ लोग ओवर कॉन्फिडेंस में होते हैं, फिर कुछ लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं क्योंकि उन्हें एग्जाम प्रेशर हैंडल कैसे करना है वो नहीं आता है, क्योंकि कभी उन्होंने वो सिमुलेटेड एनवायरनमेंट में बैठ के मॉक नहीं लगाया होता है। उन्हें ये नहीं पता होता भाई। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, मैम बहुत ज्यादा डर लग रहा है, बहुत ज्यादा डर लग रहा है, इतना अच्छा पढ़ा होता है बट अपना पेपर में जाके वो सारी चीजें उलट पुलट कर आते हैं बिकॉज उनका फियर इतना ज्यादा हो जाता है। कुछ लोगों का ओवर कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा होता है, अरे मैम कर लेंगे ना, सब आता है, सब आता है, अरे आराम से, हमें तो रिवीजन करने की जरूरत ही नहीं है। दिस इज वेरी बैड अप्रोच। आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए, ना तो ओवर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, ना तो फियर होना चाहिए। आपने अपनी पास्ट मिस्टेक से कुछ सीखा ही नहीं है। देखो लाइफ में ना सीखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब भी कभी हम कोई मिस्टेक करते हैं ना, अभी आपका अगर क्वालिफाई नहीं हुआ, जस्ट सिट, दिमाग को थोड़ा शांत करके पानी पियो एंड ये देखो, एनालाइज करो कि क्या चीजें थी, क्या ऐसे पोर्शन थे जो कि आपने गलत करे हैं। कुछ तो चीज होगी ना, तो आप कभी भी ना, आप यूजुअली क्या होता है, बच्चे ना जब उनका रिजल्ट आ जाता है वो अपना कभी आंसर की खोल के ही नहीं देखते हैं, यार दे दिया है पेपर, खत्म खत्म, ठीक है, रिजल्ट आ गया, खत्म, बस उनकी आंसर की कहीं कहीं पे पड़ी हुई है। वो भाई कहीं पे पड़े होने के लिए नहीं है, वो कहीं पे इंस्टा पे या फिर आपके डेस्कटॉप पे ऐसे ही कोने में कहीं पड़ी होने के लिए नहीं है, वो है ताकि आप अपनी गलतियों से सीखें। इंसान वही है जो अपनी गलतियों से सीखता है, ठीक है। सो जस्ट एक्सेप्ट इट, मूव ऑन इज द बेस्ट की नाउ। तो अपनी एक्सेप्ट करो मिस्टेक्स को, देखो कि पहले आपने क्या गलती करी थी, आगे मुझे क्या नहीं करना है। क्योंकि एक अगर आपने अगर कुछ सीरीज देखी हो, अगर मोटिवेशनल सीरीज, तो उसमें ना एक आपका एक सीरीज में एक बहुत प्यारा कोट आपका बोला जाता है कि अपनी गलतियों से सीखना, क्योंकि एक ना एक जो एक हारा हुआ इंसान है ना, वही आपको बता सकता है कि गलती कहाँ पर नहीं करनी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं भी यही बोलती हूँ, जब मैं अपने अटेम्प्ट में घुसी थी तो मैंने अपना दिया था मास्टर्स के एंड में, ठीक है। जब मैंने मास्टर्स के एंड में दिया था तो मैं बस ऐसी आंखें बंद करके बिना कुछ ऐसी पढ़े मैं ऐसी देने के लिए चली गई थी कि भाई एक बार ही देख कर आते हैं कि पेपर आखिर होता कैसा है। क्योंकि मुझे खुद भी नहीं, खुद पता ही नहीं था कि यार मेरे को पीएचडी करनी है नहीं करनी है। आई वाज जस्ट लाइक मेरा तो सॉर्टेड है, और मैंने अपनी स्टोरी भी ऑलरेडी आपके साथ शेयर करी हुई है, तो उस वाली वीडियो को जरूर जाकर देखिएगा, तो आप अकेले नहीं हो। हमें ना यही चीज लगती है कि यार मेरे साथ ही क्यों, मैं ही अकेला क्यों। सो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आप अकेले नहीं हैं। हर किसी का कुछ ना कुछ स्टोरी जरूर होता है। मेरा स्टोरी मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था। तो जब मैंने अपने लास्ट वाले अटेम्प्ट में इस पेपर को दिया था तो मैं बिना पढ़े गई थी, मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा था, मैं बस देखने गई थी, क्योंकि दोस्तों से, अपनी फ्रेंड से ऐसे सुन लिया था भाई कि एक बार देख लो यार, पीएचडी करते हैं, ऐसे ऐसे पीएचडी हो जाता है, अच्छा खासा स्टाइपेंड मिल जाता है जेआरएफ में। मैंने कहा चलो ठीक है, देकर आ जाते हैं। तो मेरा नहीं हुआ था क्योंकि मैंने पढ़ा ही नहीं था। उसके बाद मेरे को थोड़ा सा लगा कि हाँ ठीक है, पर मेरा एक्चुअली में जो मेरा प्लान था वो कुछ और था। आई वॉन्ट टू बिकम अ क्लिनिकल डाइटिशियन। जब मैंने क्लिनिकल डाइटिशियन में अपना पैर कदम रखा, ठीक है, फर्स्ट टाइम मैंने अपना कदम रखा, आई डिड इंटर्नशिप एंड सेकेंड डे इंटर्नशिप के आई वॉज प्रिटी श्योर दैट दिस इज नॉट माई कप ऑफ टी, मुझे ये नहीं करना है क्योंकि मुझे मजा नहीं आ रहा। उसके बाद आई स्विच, मैंने कहा यार इस समय तो मजा नहीं आ रहा है, एक काम करते हैं, अभी तैयारी करते हैं जेआरएफ की, वो ऑप्शन ही नहीं बचा था। देख सकते हैं आप कि भाई ये जिसको मैंने अपना ग्रेजुएशन में अपना बीएससी ऑनर्स इन होम साइंस कराओ, स्पेशलाइजेशन इन फूड एंड न्यूट्रिशन, फिर एमएससी इन फूड एंड न्यूट्रिशन कराओ, तो सारा का सारा मैंने डाइटिशियन का ही रखा था। और मैंने एंड में आके उसको छोड़ दिया कि यार ये तो नहीं होगा मेरे से, क्योंकि आई एम नॉट एंजॉइंग दैट। जब मेरे साथ ये चीज हो गई, उसके बाद मेरे को ये चीज समझनी थी कि यार अब मुझे अच्छे से प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो मेरे जैसे कि फाइनल होते हैं मेरे ना अपने मतलब जून जुलाई में मेरे अपने एग्जाम खत्म हो गए थे, उसके बाद ही मैंने नेक्स्ट डे से इंटर्नशिप स्टार्ट कर दिया था, 3 महीने मैंने इंटर्नशिप को दिया था। उसके बाद जब मैं यूजीसी नेट की तैयारी एक्चुअली में करने लगी दिसंबर अटेम्प्ट के लिए, और ये सारी मैं आपको बात बता रही हूँ आज से 1 डेढ़ साल पहले की, तो दिसंबर अटेम्प्ट के लिए आई वॉज प्रिपेयरिंग कि ठीक है अब दिसंबर अटेम्प्ट के लिए अपना प्रिपेयर कर लेते हैं। तो जब मैंने अपना दिसंबर अटेम्प्ट के लिए प्रिपेयर करना स्टार्ट किया, तो मेरा कैटेगरी 2 क्वालिफाई हो गया, अगेन कैटेगरी 1 मेरा क्वालिफाई नहीं हुआ। फिर मैंने दोबारा से अटेम्प्ट दिया, जून वाला अटेम्प्ट, उसमें भी सेम चीज होती है, मेरा कैटेगरी 2 क्वालिफाई हो गया, कैटेगरी 1 नहीं हुआ। आई वॉज प्रिटी श्योर कि भाई यार मतलब कहीं तो कमी है, क्योंकि मैं बहुत सारी चीजें ना आपस में साथ में लेके चल रही थी, ठीक है। तो ये चीज मैं समझ गई थी कि यार ऐसे तो नहीं होगा।
फिर मैंने अच्छे से तैयारी करना स्टार्ट किया था एक स्ट्रक्चर्ड वे के अंदर, एंड आफ्टर दैट आई एनरोल्ड इन पीएचडी। सो दिस इज द मेन गोल जो कि आपको अचीव करना है। सो हर किसी की स्टोरी कुछ ना कुछ होती जरूर है, अपनी स्टोरी आप मेरे को जरूर से बताइएगा। और एक एक होता है कि यार इस चीज में शायद मैम, आज आपने बोला कि शायद ना मैं भी अपना ना 100% नहीं दे पाई थी, मैंने कहीं ना कहीं अपना 70-80% दिया था, शायद मैं नहीं दे पा रहा। अगर किसी बच्चे को ऐसा लगता है कि मैम मैंने तो अपना 100% दिया था, तो भाई द सेकेंड थिंग जो अपना यहाँ पे गेम खेला है, खेला खेला है ना जो अपना, वो है आपकी किस्मत। तो जो चीज जब लिखी होती है, दैट हैपन एट दैट टाइम, तो राइट थिंग्स हैपन एट द राइट टाइम, वो वाला आप सिनारियो थोड़ा सा बस समझ लो। और शायद ये दिसंबर वाला अटेम्प्ट आपके लिए आखिरी अटेम्प्ट हो, ये देखते हुए अपना आगे करते हुए चलो कि भाई शायद आपको दिसंबर में आपकी जेआरएफ की चाबी मिल जाए। क्योंकि देखो सीट्स तो लिमिटेड है। मैं हमेशा यूजुअली जब गवर्नमेंट जॉब की तैयारी में थी, एसएससी सीजीएल की, व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग, आई यूज्ड टू से यार होता ही नहीं है, होता ही नहीं है। और हम ना हमेशा फिर मतलब नाम लगा रहे होते हैं और हमेशा बोल रहे होते हैं यार रिजर्वेशन है, रिजर्वेशन है, इसकी वजह से नहीं हुआ, इसकी वजह से नहीं हुआ। माय फादर यूज्ड टू से वन थिंग कि भाई एक बात बता, इतने सारे बच्चों ने अप्लाई किया था, तेरे को तो एक ही सीट चाहिए ना, तेरे को तो एक ही सीट चाहिए, तो तेरी वो क्यों सीट नहीं आई, क्यों तू उस जनरल वाली कैटेगरी में भी नहीं आ पाई? सो दिस इज योर फॉल्ट। ठीक है। और किसी को ब्लेम करने से अच्छा है कि खुद की कमी देख बैठकर कि तूने कहाँ पे कमी करी थी। सो दिस इज द थिंग दैट आई वांट टू कन्वे टुडे। कुछ बच्चे क्या होते हैं, मॉक टेस्ट बिल्कुल प्रैक्टिस नहीं करते हैं। सो ये भी आपका वन ऑफ द रीजन रहता है जिसकी वजह से शायद आपका वो चीज आप नहीं क्वालिफाई आज कर पाए जो आपको आपको चाहिए था, जो आपका सपना था, जो आपका चाबी था जेआरएफ का, वो आपको नहीं मिल पाया। सो एट द एंड एक और मैं बहुत प्यारा जो मुझे कोट लगा था, मैं आपके लिए जरूर बोलूंगी कि तू थक गया है पर हारना नहीं, ये दौर भी गुजर जाएगा, जो आज तेरी हार है वही कल तेरी सबसे बड़ी जीत बनेगी। क्योंकि जब आपके पास एक बार चार मतलब होता है ना कि यार एक बार जब हमें जेआरएफ हमारा अचीव हो जाता है, कोई फर्क नहीं पड़ता भाई कि कितने अटेम्प्ट के बाद हुआ है, 4 अटेम्प्ट के बाद हुआ है, 5 अटेम्प्ट के बाद हुआ है, वो सारा वर्थ इट लगने लगता है। और ये कोई आपका गवर्नमेंट जॉब का एग्जामिनेशन नहीं है कि भाई आपका साल साल में हो रहा है, या फिर डी ट्रिपल एस बी एग्जाम नहीं है कि साल में भी नहीं हो रहा है। ये आपका यूजीसी नेट है, हर 6 महीने में हो रहा है। सो डोंट गेट डिमोटिवेटेड, खुद को वापस से रिबोन करो एंड वापस से खड़े हो जाओ और अपनी तैयारी करना स्टार्ट करो। सो दिस इज द राइट टाइम जब आपको खुद को स्ट्रांग करना है, सारी चीजें आपको समझने हैं, जस्ट एक्सेप्ट इट एंड मूव ऑन। ठीक है, जस्ट एक्सेप्ट इट एंड मूव ऑन, मैं यही चीज आपको बोलती हुई चलूंगी कि अभी थकना नहीं है, अभी हारना नहीं है, ये टाइम भी आपका गुजर जाएगा। जो आपको अभी हार लग रही है वो कल आपकी सबसे बड़ी जीत बन जाएगी, आपको पता भी नहीं लगेगा। सो थैंक यू सो मच गाइस। एंड अगर आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो प्रीमियम यूजीसी एंड पीएचडी गाइडेंस प्रोग्राम के अंदर जरूर जुड़ सकते हैं। आई होप आपको थोड़ा सा मोटिवेशन इससे मिला होगा, क्योंकि यही चीज होती है कि पीछे से ना जब कोई कह देता है यार तू कर लेगी कर लेगी, पर हम कर लेते हैं लिटरली। तो ये जो ये भरोसा होता है ना, तो मुझे आप सभी पे भरोसा है कि आप सभी लोग बहुत बढ़िया तरीके से करेंगे आगे। आपका आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। अगर आप जयपुर या नियर बाय एरिया में रहते हैं तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। पेपर टू इंग्लिश का भी आपका ऑफलाइन क्लासेस आपका स्टार्ट हो चुका है। आपका ग्रेट चांस है आपको पूरी अपनी जेआरएफ अड्डा टीम से मिलने का। सो प्लीज हमारे साथ आके जरूर से आप कनेक्ट हो जाइए। अपना गिफ्ट हैम्पर आप जरूर से लेते हुए जाइएगा, और अपना एडमिट कार्ड आप हम लोगों के साथ जरूर से शेयर कर दीजिएगा। नीचे आपको लिंक मिल जाएगा, वहां पे आप अपना एडमिट कार्ड स्कोर कार्ड आप जरूर से शेयर करिए और बताइए कि आपका क्या रिजल्ट रहा। तो एक मोटिवेशन आपको भी चाहिए, एक मोटिवेशन हमें भी चाहिए। सो इट इज बोथ एंडेड प्रोसेस, राइट? सो आई होप कि आप सभी लोग मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे कि आप सभी लोगों का रिजल्ट आपका कैसा रहा। और आप अपने वेबिनार में जरूर से हमारे साथ जुड़िए। अभी आपका एक वेबिनार भी शेड्यूल होगा जहां पे आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। एंड पीएचडी प्रपोजल से, रिसर्च प्रपोजल से रिलेटेड आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आप हमारे साथ बात कर सकते हैं, अपने सारे के सारे कंफ्यूजन आप हमारे साथ आप दूर कर सकते हैं। इसका भी लिंक आपको कमेंट सेक्शन में जरूर से मिल जाएगा। सो थैंक यू सो मच गाइज, एंड ये है हमारे डिफरेंट प्लेटफॉर्म जहाँ पे आप हम लोगों के साथ ज्वाइन कर सकते हैं। सो डू सब्सक्राइब एंड फॉलो अस। सो बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे एंड बी मोटिवेटेड।